गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जो लास्ट वीडियो आप तक पहुंचे हैं उनमें हम हमारी जो बुक है कक्षा 12 की मानव भूगोल वाली जो बुक है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर भी हमारा चैप्टर 2 दूसरा चल रहा था, अध्याय 2 चल रहा था और इसके अंदर हम विश्व की जनजातियों की चर्चा कर रहे थे। विश्व की जनजातियों के अंदर हमने एस्किमो जनजाति की चर्चा की, उसके बाद में बुशमैन जनजाति की चर्चा की और बुशमैन के बाद में हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा था बच्चों वो भील जनजाति से संबंधित था। तो भील जनजाति की हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी और इसके बारे में आपको बताया था। और जो पिछला वीडियो आपने देखा उसमें हमने आपको भील जो शब्द होता है उसके भावार्थ के बारे में बताया, उनके निवास क्षेत्र के बारे में बताया था कि भील कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी शारीरिक संरचनाओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी और शारीरिक संरचना के साथ साथ में बच्चों ने उनके खान पान की चर्चा की, भोजन की स्थिति कैसे है, खान पान की चर्चा की थी। तो ये सारे पॉइंट थे बच्चों, ये आपसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी भील जनजाति से ही संबंधित है और आज के इस वीडियो में हमारे जो चर्चा के विषय रहने वाले हैं वो भील जनजाति की आर्थिक क्रियाएं होने वाली है। मुख्य रूप से हम भील जनजाति की आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे और आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ में समय अनुसार हम भीलों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने वाले हैं। समय के अनुसार सामाजिक जो परिदृश्य है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं भील जनजाति की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। जो क्रियाओं का मतलब होता है मानव के द्वारा किए जाने वाले कर्म, मनुष्य जो कार्य करता है वो मानवीय क्रियाएं कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं शब्द दिया हुआ है, तो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होगा। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब है मानव के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य जिससे पूंजी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, वस्तु की प्राप्ति हो, ऐसी क्रिया को या मानव के ऐसे कार्य को आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। अब वैसे तो बच्चों देखो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की होती है। प्राथमिक क्रियाओं के रूप में, द्वितीय क्रियाओं के रूप में, तृतीय क्रियाओं के रूप में, चतुर्थ क्रियाओं के रूप में और पंचम क्रियाओं। ये आगे का विषय है, हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं भील जनजाति के आर्थिक क्रियाओं में। भील जनजाति के जो लोग कौन से काम करते हैं, तो देखिए इनका जो सामाजिक परिदृश्य है, इनकी जो स्थिति है उसके बारे में आप आश्चर्य जानते हैं कि ये जनजाति है, प्रकृति के अधीन रहती है, पर्यावरण दशाओं के द्वारा प्रकृति ने इनको नियंत्रित कर रखा है। तो पर्यावरण के अधीन रहने के कारण, प्रकृति के अधीन रहने के कारण इन लोगों के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो भी मुख्य रूप से प्रकृति से ही जुड़ी हुई है, प्रकृति के अधीन ही देखने को मिलती है। और ऐसी आर्थिक क्रियाओं में किस किस को शामिल कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए भील जनजाति के जो लोग मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है आखेट और शिकार। इनका जो जीवन यापन है बच्चों, इनकी जो दैनिक जीवन की स्थिति है उसमें आखेट और शिकार का महत्वपूर्ण योगदान है। आखेट और शिकार के द्वारा ही ये अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो आखेट और शिकार भील जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। हम ऐसा कहें कि भील जनजाति का महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है, तो एक ही चीज निकल कर आएगी, आखेट और जो शिकार की प्रक्रिया है वो भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण
आर्थिक क्रियाकलाप। इस आखिरी में शिकार के साथ साथ में पशुपालन की प्रक्रिया और पशुपालन के साथ साथ में कृषि की प्रक्रिया और कृषि के साथ साथ में वस्तु संग्रहण और खाद्य संग्रहण की जो प्रक्रियाएं होती है वो विशेष रूप से भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अब देखो क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं, एकांत प्रदेशों में रहते हैं, वन प्रदेशों में रहते हैं, निर्जन प्रदेशों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो जीव जंतु मिलते हैं, पशु पक्षी मिलते हैं, उनका ये लोग क्या करते हैं, शिकार। तो ये तो कौन सी प्रक्रिया होगी, आगे को शिकार की। दूसरी चीज है पशुपालन की। इन लोगों के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे पशु भी पाले जाते हैं। जैसे हम देखिए कि बकरी है, भेड़ है और इनके साथ साथ में गाय, ऐसे जो पशु विशेष रूप से पाले जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बकरी और भेड़ का इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो पशुपालन इन लोगों के द्वारा किया जाता है। अब पशुपालन के साथ साथ में लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन का काम, मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। जहाँ पे पानी की उपलब्धता है, आसपास पानी भरा हुआ मिलता है, वहाँ पर इनके द्वारा मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। जंगलों में रहते हैं तो जंगलों में रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में कंदमूल फल की इनको प्राप्ति होती है। तो इनकी जो भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से क्या करती हैं, वनों से कंदमूल फल का एकत्रित करने के लिए जाती है, कंदमूल फलों को एकत्रित करती है और जीविका के योग का उपयोग करने के साथ साथ में बाकी जो चीजें होती है उनको बाहर लोगों को बेच दिया जाता है। तो कंदमूल फलों का एकत्रीकरण किया जाता है और इसके साथ साथ में शहद एकत्रीकरण का कार्य भी किया जाता है। शहद को एकत्रित करते हैं, बाद में उसको बेच देते हैं। तो वस्तु संग्रहण का भी इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये लोग क्या करते हैं, कृषि की प्रक्रिया इन लोगों के द्वारा संपन्न की जाती है। वो पहाड़ी भागों में भी की जाती है, मैदानी भागों में भी की जाती है। अब पहाड़ी भागों का मतलब है कि ऊंचे जो भाग है, धरातल से ऊपर उठे हुए जो भाग वो पहाड़ी भाग है, और मैदानी भागों का मतलब जो समतल क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र है, मैदानी भाग। तो इन लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो उनका जो पैटर्न है वो अलग अलग रूप में जाना जाता है। अब मैदानी भागों में जो बच्चों के द्वारा कृषि करते हैं उसको दजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। तो भील जनजाति के द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। और इनके द्वारा जो ऊंचे पहाड़ी भागों, ऊंचे भागों में, पहाड़ी भागों में, पर्वतीय भागों में जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं, चिमाता कहा जाता है। ध्यान देना ये दो चीजें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन रही है। यदि आपको एक प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भीलों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भीलों के द्वारा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, चिमाता कहा जाएगा। एक और चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि भील जनजाति के जो लोग हैं स्थायी रूप से कृषि नहीं करते। स्थायी रूप का मतलब इनके पास कोई पर्टिकुलर खेत नहीं है और जिस पर लंबे समय तक खेती करते हैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग स्थान पर खेती करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो वन से युक्त क्षेत्र होता है, वनाच्छादित क्षेत्र होता है, उसको वन में, पेड़ों में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और जो संबंधित क्षेत्र होते हैं उसमें आग लगे, उसकी आग लगाने का पूरे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वनों को जलाकर, पेड़ों को जलाकर, पेड़ों में आग लगाकर जो कृषि की जाती है उसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। एक ये निकल के आ गया कि भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा। ये आदिम कृषि है, प्राचीन काल से चली आ रही कृषि है। जब मनुष्य आदिम सभ्यता में था तो तकनीक का ज्ञान नहीं था, कुशलता का ज्ञान नहीं था, खेत नहीं थे, यंत्र उपकरण नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो आदिम काल में कृषि की जाने लगी उसी को बच्चों क्या कहा गया, झूमिंग कृषि कहा गया। तो भील जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं कौन सी करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। और झूमिंग कृषि करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, काटने के कारण झूमिंग कृषि को कर्तन कृषि कहते हैं। कर्तन क्या कहते हैं, कर्तन कृषि भी कहा जाता है। और पेड़ों को जलाया जाता है, तो
पेड़ों को जलाने के कारण इसे क्या कहते हैं, दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कृषि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, झूमी कृषि का ही नाम क्या है, कर्तन कृषि भी और दहन कृषि भी। और स्थान बदल बदल कर 2-3 साल कृषि की, फिर उस क्षेत्र को छोड़ दिया, आगे जाकर पेड़ जला दिए, काट दिए, फिर वहां कृषि की तो उसको छोड़ दिया। तो स्थान बदल बदलने के कारण इनके द्वारा जो झूमी कृषि की जाती है बच्चों, उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो बात हो रही है झूमी कृषि का दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरित कृषि भी है। तो आपसे कैसे ही पूछिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमसे चाहे वो स्थानांतरित कृषि पूछ रहा हो या फिर झूमी, दोनों का मतलब एक ही है। पेड़ों को काटने का झूमी को क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं। पेड़ों को जलाने का झूमी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैदानी भागों में दजिया कहते हैं लोगों के द्वारा, और जो पहाड़ी भाग है, ऊंचे भाग है, वहां पर इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये पूरी जो चर्चा चल रही थी, ये किसकी चर्चा चल रही थी, आर्थिक क्रियाओं की चर्चा चल रही थी। और इसमें हम चर्चा किसकी, तो आर्थिक और शिकार की चर्चा की। और आर्थिक और शिकार के साथ साथ में हमने दूसरी चर्चा किसकी की, खेती की चर्चा। कृषि कैसे करते हैं, खेती की जो प्रक्रिया है वो कैसे देखने को मिलती है, 2 बिंदुओं की हमने चर्चा की। अब आखिर में शिकार की जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आखिर और शिकार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए औजारों का भी प्रयोग करना पड़ता है, यंत्र और उपकरणों का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो ये यंत्र और जो उपकरण होते हैं वो कैसे होने वाले हैं, पिछड़ी हुई जनजाति। तो निश्चित सी बात है कि आधुनिक कालीन जो यंत्र उपकरण है वो तो न के बराबर देखने को मिलेंगे। तो प्रकृति की दशाओं के अधीन रहने के कारण इनकी जो औजार यंत्र और उपकरण होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं, आदिम स्वरूप को ही दिखाते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग करते हैं, धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, और उससे क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कुछ क्या किया जाता है, हम देखिए कि तीर कमान के साथ साथ में इन लोगों के द्वारा बाण जो होते हैं, धनुष और दूसरा बाण, तो जो बाण का प्रयोग किया जाता है, और बाण का जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, उस बाण को इनके अनुसार 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग। इनके जो बाण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हरियो नाम का बाण। कौन सा बाण होता है, हरियो नाम का बाण, हरियो। और दूसरा होता है रोगदा नाम का बाण, रोगदा। तो हरियो और रोगदा नाम के जो बाण हैं उनके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, पशु पक्षियों का और जंतुओं का शिकार। तो बाण जो है इनके 2 प्रकार के मिलते हैं, तो हरियो के रूप में और दूसरा रोगदा के। तो 2 प्रकार के बाणों से पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। अब छोटे पक्षी, उन छोटे पक्षियों को पकड़ने के लिए क्या बनाते हैं, फंदा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंदा। और ये जो फंदा होता है ये क्या होता है, 2 प्रकार का। एक तो क्या होता है कि पैर में लगने वाला फंदा, और एक होता है गर्दन में लगने वाला फंदा, ठीक है ना। तो जैसे हम देखेंगे कि छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए जो फंदा प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर पैर में लगने वाला फंदा प्रयोग में किया जाता है। और जो बड़े पशु हैं या हम देख बड़े जीव जंतु, उनके को पकड़ने के लिए जिस फंदे का प्रयोग किया जाता है वो ज्यादातर गर्दन में लगने वाला फंदा होता है। तो जैसे जीव बैठता है उस फंदे के ऊपर, या तो उसका पैर फंस जाता है, या फिर मान लो जीव किसी कारणवश में आया, मुंह चलाया तो उसकी गर्दन में फंदा लग जाता है। तो ऐसा जो फंदा होता है जो पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है, उस फंदे को बच्चों इनकी भाषा में फटकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फटकिया। तो ध्यान देना, यहाँ से आपकी एग्जाम के लिए एक प्रश्न और बनकर तैयार हो गया। भील जनजाति में पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से फटकिया के नाम से जाना जाता है। अब इसी चीज के साथ में हमारी चीज और निकल के आती है कि भील या तो धनुष बाण का प्रयोग कर रहे, या तीर कमान का प्रयोग कर रहे, या फंदे का प्रयोग कर रहे, लेकिन आधुनिक परिवेश के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे इनकी जो औजारों की स्थिति है उसमें भी निरंतर क्या आता जा रहा है, बदलाव आता जा रहा है। और ऐसी स्थिति के कारण बच्चों आज क्या करने लगे, धनुष बाण के साथ साथ में छोटी बंदूकों का उपयोग करने लगे। यानी कि हम गन जो होती है, छोटी बंदूकें जो होती है, उनका भी लोग शिकार के लिए प्रयोग करने
लग रही हो। तो ये इनके यंत्र और उपकरणों की स्थिति थी। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, चक्की का प्रयोग किया जाता है, बांस से बनी हुई टोकरियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो बांस से बनने वाली सामग्री इनके जीवन में मुख्य भूमिका निभाती है। चक्कियां आटा पीसने के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं और साथ साथ में मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं वो इनके यंत्र उपकरण और घरेलू जो सामग्री है उसके रूप में मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, किसके रूप में था, औजार और यंत्र और उपकरण के रूप में था कि कौन कौन से औजार यंत्र और उपकरण का ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखो आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले 3 पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं। एक तो आर्थिक और शिकार, दूसरा कृषि की प्रक्रिया, कृषि कैसे करते हैं, कृषि कौन से प्रकार के होते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है, और तीसरा जो पॉइंट हमारा निकल के आ गया कि यंत्र उपकरण और औजारों की स्थिति कैसे देखने को मिलती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, मकान कहाँ बनाए जाते हैं, मकानों का निर्माण किसकी सामग्री से किया जाता है, मकानों का स्वरूप कैसा होता है, मकानों का प्रकार कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, जब घने जंगलों में रहते, एकांत जंगल में रहते, निर्जन क्षेत्र में रहते हैं और साथ साथ में दुर्गम पहाड़ी भाग जो इनके निवास क्षेत्र है, तो कल्पना करके देखिए ऐसी स्थिति में क्या वहां पर सीमेंट, कंकड़, पत्थर, सरिया जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, क्या वहां ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? मैं ये नहीं कहता कि वहां पर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन इनकी पिछड़ी हुई स्थिति को देखते हुए और पर्यावरण संबंधी प्रतिकूलताओं को देखते हुए वहां पर ऐसे मकानों का निर्माण संभव नहीं है। और इसी कारण इनके जो मकान बनाए जाते हैं बच्चों, वो घाटियों के बीच में या घाटियों के शिखरों पर बनाए जाते हैं। या तो पहाड़ी जो भाग है उनके कटक और शिखरों पर बनेंगे या फिर घाटियों के बीच में बनने वाले। तो घाटियों के बीच में बनेंगे या पहाड़ी शिखरों पे बनेंगे, तो ऐसी स्थिति कारण के जो मकान बनते हैं उसमें मुख्य रूप से वहां उपलब्ध होने वाली सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है। अब वहां क्या उपलब्ध हो सकता है, या तो वहां पे मिट्टी उपलब्ध हो सकती है, या वहां पे पत्थर उपलब्ध हो सकते हैं, या वहां पे झाड़ियां या वृक्ष उपलब्ध हो सकते हैं। इसी कारण इनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि कच्चे मकानों के रूप में हमें देखने को। देखो मकान 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कच्चा मकान, एक होता है सेमी पक्का मकान और तीसरा होता है पक्का मकान। आगे चर्चा करेंगे जब बस्तियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से चर्चा आने वाली है। तो कच्चे मकानों का निर्माण किया जाता है। मकान बनाने के लिए या तो घास फूस, खपरे, पेड़ों की टहनियां, झाड़ियां और बांस का विशेष रूप से लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, झोपड़ियां बनाते हैं। हमारी तरह ऐसे समतल छत वाले मकान नहीं बन सकते, तो झोपड़ियां बनाते हैं। तो भील जनजाति के द्वारा जो झोपड़ियां बनाई जाती हैं उनको बच्चों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देने वाली बात है, ब्रेक से तैयार हो गया आपका कि भीलों के द्वारा निर्मित की जाने वाली झोपड़ियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से उनको कू के नाम से जाना जाता है। और ऐसा नहीं कि इनकी झोपड़ियां समूह में मिलती हैं, इनकी झोपड़ियां भी बिखरे हुए रूप में पाई जाती है, प्रकीर्ण रूप में पाई जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। जो टीले वाले भाग होते हैं उनमें विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। और झोपड़ियों के अंदर क्या करते हैं, भोजन बनाने की व्यवस्था अलग भाग में करते हैं, रहने की व्यवस्था अलग भाग में करते हैं, पशुओं को बांधने की व्यवस्था अलग भाग में होती है, और साथ साथ में अन्न का जो भंडारण होता है उसकी व्यवस्था अलग। तो एक ही जो भवन होता है, इनका मकान होता है, झोपड़ी होती है, उसमें भी ये क्या करते हैं, अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जो स्थिति है उसका निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ हमारे सामने एक चीज और निकल के आती है कि जो मकान बनाए जाते हैं उसमें जो छोटे गांवों का समूह होता है, कम झोपड़ियां पाई जाती हैं, तो छोटे गांवों के समूह को तो इनके द्वारा फला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, और आपका कि भीलों में छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फला कहा जाता है। और इसके विपरीत जो बड़े गांवों का समूह होता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल। तो छोटे गांव के समूह को तो क्या कहेंगे, फला कहेंगे, और बड़े गांव के समूह को क्या कहेंगे, पाल कहा जाता है। ठीक है ना? तो इनकी जो झोपड़ी, इसका नाम क्या है, कू है।
छोटे गांव का नाम क्या है? फलाए, और बड़े गांव के समूह का नाम क्या है? पाल। अब इनकी द्वारा जो झोपड़ियां बनाई जा रही हैं उसमें भी कौन कौन सी भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए, दीवार बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग करते हैं, या तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, या फिर जो घास फूस खपरेल पाया जाता है उससे दीवार बना दी जाती है। अब दीवार कैसे बनेगी? जैसे क्या करते हैं, घास फूस को एकत्र करके उससे एक दीवार टाइप बना लेते, उसको जैसे साधारण भाषा हमारे बोलते हैं टाटी बनाना। कभी आपने नाम सुना हो, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे जुड़े हुए होंगे, तो टाटी बनाना। तो टाटी जो होती है वो बना लेते हैं, और ऊपर भी टाटी लगा लेते हैं, या फिर हम उसको छप्पर तान लेते हैं, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि छान तान लेते हैं। और उस टाटी जो दीवार चारों ओर की जो टाटियां होती है उसके दोनों तरफ मिट्टी का लेप कर देते हैं। तो अंदर तो कौन सा हो गया? घास हो गया, और बाहर किसका लेप हो गया? मिट्टी का लेप हो गया। तो क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, लंबे समय तक चलती है। तो या तो टाटियां बनाई जाती है, घास फूस की दीवारें बनाई जाती है, या फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर लिया जाता है, या फिर क्या करते हैं, वहां जो पत्थर मिलते हैं उनसे दीवार कर लेते हैं, और ऊपर घास फूस खपरेल की क्या कर लेते हैं? छान टाइप मान लीजिए, या फिर हम ऐसा कि ऊपर की जो छत डाली जाती है वो घास फूस खपरेल की सहायता से डाली जाती है। कुछ क्षेत्रों में जहां पर कुम्हार भील रहते हैं, कुम्हार जो भील होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो जहां पाए जाते हैं वहां पर ये क्या करते हैं? ऊपर की छत पर मिट्टी को पकाकर केलू बनाते हैं। केलू क्या बनाते हैं? केलू। तो विशेष रूप से हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में केलू से बने हुए मकान भी हमें देखने को मिले। तो ये क्या था? इन लोगों के द्वारा जो मकान बनाए जा रहे थे, उन मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होता था उसकी हमने चर्चा की। अब मकान जब बन गया तो उसको सजाया भी जाएगा, सुंदर भी बनाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं? खड़िया जो मिट्टी होती है उससे मकान की दीवारों पर लेपन कर लेते हैं। जैसे हम नहीं करते दिवाली के टाइम में व्हाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं, रंग करते हैं, पुताई करते हैं, वैसे ही ये लोग खड़िया मिट्टी जो होती है उससे, या फिर कभी कभार आपने नाम सुना, गेरू का नाम सुना, जो लाल लाल मिट्टी आती है, पोतने के काम आती है, पुताई करने के काम आती है, तो खड़िया मिट्टी या जो गेरू होता है उससे दीवारों का लेपन कर लेते थे। इनके जो मकान होते हैं आकर्षक, या फिर हम ऐसा माने एक तरह से उनकी पुताई हो जाती है। तो ये जो व्यवस्था थी वो किससे संबंधित थी? इनके मकानों से संबंधित थी। कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है और कौन कौन सी चीजें काम में की जाती है। तो बच्चों, ये आज का हमारे वीडियो था। इसके आगे भील जनजाति का जो संबंधित जो मैटर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको